हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं हाईली सेंसिटिव लोगों के बारे में। ऐसे लोग जो इमोशंस को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और उनको किसी के भी टोन, एक्सप्रेशंस, वर्ड्स ज़्यादा ही कई बार चुभ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बातें सच में बुरा मानने वाली या चुभने वाली नहीं होती हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। तो आज हम डिटेल में HSPs को समझेंगे कि किस तरीके के ट्रेट्स होते हैं उनके, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। और अगर आप एक हाईली सेंसिटिव, एक ऐसे इमोशनल पर्सन हैं जो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ओवरथिंक करना, रोना या फिर नेग्लेक्टेड फील करना या तरह तरह के और फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कुछ भी अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ कोपिंग स्किल्स सिखाऊंगी जिससे कि आप अपना इमोशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, इसलिए आपको लास्ट तक देखना है। चलिए अब जल्दी से ना आप डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, उसे ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए अब हम सीखना शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज HSPs की। देखिए, ट्रेट्स के बारे में। डीप इमोशनल प्रोसेसिंग, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस को फील करना। अब हमें कैसे पता चलता है कि वो इमोशंस को ज़्यादा फील करते हैं? डेफिनेटली दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ही हमें पता चलता है कि अगर एक ग्रुप सेटिंग में 4-5 लोग बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से वो इमोशंस को फील करेंगे या सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे, मीनिंग देंगे, वो बहुत डिफरेंट होता है। और वो डिफरेंट क्या होता है कि वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, या तो हर्ट होने के बाद वो फिर अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं या फिर आइसोलेशन में भी जा सकते हैं। कई बार रोने लगते हैं, कई बार रीअश्योरेंस लेने लगते हैं। बहुत तरीके से इस तरीके से बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। तब पता चलता है कि उनकी सेंसिटिविटी और लोगों के मुकाबले ज़्यादा है। हाई एम्पैथी, ऐसे लोगों में दूसरे के इमोशंस को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब ऑब्जर्व नहीं करते दूसरे के इमोशंस को। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरा इंसान कैसे इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन ये लोग एब्जॉर्ब ही कर लेते हैं। मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई अपनी बात शेयर कर रहा होगा तो उसके साथ अगर वो रो रहा होगा तो ये रो भी सकते हैं। जितना दुख उसे हो रहा होगा तो वो भी दुख फील करने लग जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को सेपरेट रखने में इनको स्ट्रगल फील होती है। ओवर स्टिमुलेशन, कोई भी नॉइजी क्राउडेड प्लेस होगा, कोई भी क्योटिक इन्वायरमेंट होगा, एकदम से ओवरवेलमिंग फील करने लग जाएंगे। इंट्यूटिव एंड ऑब्जर्वेंट, वो छोटे छोटे से सबटल यानी कि छोटी छोटी सी डिटेल्स भी नोटिस कर लेते हैं जो कि अक्सर बाकी लोग ओवरलुक कर लेते हैं। अगर आपके एक्सप्रेशंस में भी थोड़ा सा भी शिफ्ट होगा, आपकी वॉइस टोनैलिटी में भी फ़र्क होगा, तो वो भी छोटे छोटे से साइंस भी नोटिस कर लेते हैं। आपने अगर अपना पोस्चर भी चेंज किया होगा, कुछ भी छोटा सा चेंज भी, तो उनको वो नोटिस हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा जूम इन कर कर वो देखते हैं। रिच इनर लाइफ, उनके अपने डीप थॉट्स होते हैं, खूब इमेजिनेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, यानी कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा उनका पूरा का पूरा मेंटल रिकॉलिंग, हर चीज़ का एक बहुत ही बारीक एंगल से देखना, ये सब चीज़ें उनका चलता रहता है अंदर। खूब इमेजिनेशन, फैंटेसी खूब ज़्यादा करते हैं और बहुत ही डीप थॉट में लॉस्ट रहना, ये कॉमन ट्रेट है उनका। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू क्रिटिसिज्म, आप कोई भी नेगेटिव फीडबैक अगर मिल जाए तो एकदम से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाना, उसको पर्सनली लेना, और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग प्रोसेस होता है उनके लिए। और क्या होता है, नीड फॉर सॉलिट्यूड, क्वाइट, एकदम से पीसफुल सेटिंग्स में अपने साथ एकदम एकांत में कई बार उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उनको अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग पर फोकस करने में मदद मिलता है, समझने में मदद मिलता है। और है सेंसिटिविटी टू सेंसरी स्टिमुली, ब्राइट लाइट, लाउड साउंड्स, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, कुछ भी रफ टेक्सचर्स वगैरह उनको ओवरवेलम फील करा सकता है। और होता है टेंडेंसी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स या हार्श वर्ड को मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दिल पर ले लेते हैं, डीपली अफेक्ट करता है उनको, तो कई बार वो अवॉइड करना चाहते हैं इस तरीके की सिचुएशन, क्योंकि उनको लगता है बहुत ओवरवेलम फील करेंगे, आसानी से हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उस टाइम पर ये फील हो रहा होता है ना कि मुझे गलत समझा जा रहा है,
तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है ओवर एक्सप्लेन करने की, तो बेटर ये है कि वो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं जो हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं। इमोशनल एग्जॉशन, बहुत ही ज़्यादा जल्दी इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सोशल एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है हाईली सेंसिटिव लोगों में। बहुत ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते भी नहीं है ना, और बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में नहीं, ज़रा सा लाउड भी नॉइस हो जाएगी, ब्राइट लाइट्स भी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग डिस्कशन भी चल रहा हो, कोई भी बात हो उनको ओवरवेलम फील करा सकती है। डिफ़िकल्टी सेटिंग बाउंड्रीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, तो उनको बाउंड्रीज सेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। उन्हें बताया ना, ऑब्जर्व नहीं करते, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो बाउंड्री इजीली सेट नहीं कर पाते, ना नहीं कह पाएंगे आसानी से, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होने के बाद बिल्कुल ऐसे ओवरवेलमिंग फील करने की वजह से एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है उनका। और है वर्क प्लेस स्ट्रेस, वर्क प्लेस पर भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील करते हैं। वही सब चीज़ें, क्योंकि जहाँ पर भी लोग होंगे एक HSP सेंसिटिविटी को इतना ज़्यादा फील करेगा, ओवरवेल्म रहता ही है, चाहे वो वर्क प्लेस हो उसका या अपना पर्सनल स्पेस हो। फीलिंग मिसअंडरस्टूड, ये भी उनके साथ बहुत चैलेंज आता है कि वो मिसअंडरस्टूड फील करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनकी किसी के साथ बनती नहीं है, सबके साथ ही उनको कोई कंप्लेन हो जाएगी या वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये यूजुअली चैलेंज आते हैं। किसी के साथ वो चैलेंज ज़्यादा हो सकता है और किसी के साथ चैलेंज कम हो सकता है। अब मेरे इतने सारे HSP क्लाइंट्स हैं, वो बहुत अच्छे हाई परफॉर्मर भी हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ और स्ट्रगल होगा, कोई और चैलेंज होगा। कोई अगर हाई परफॉर्मर है तो रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी फील करा होगा, कोई रिलेशनशिप थोड़ा ठीक मैनेज करा होगा तो वो वर्क में रिलेशनशिप जो आएगी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का चैलेंज आ सकता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ही चैलेंज आएंगे। परफेक्शनिज्म एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म, इनकी ना कई बार ना परफेक्शनिस्ट आदमी की एक क्रिटिकल वॉइस तो एक्टिव रहती ही है उसको, क्योंकि तरह तरह के फियर्स होते हैं, फियर ऑफ बीइंग जज है ना, फियर ऑफ रिजेक्शन, बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो उसका ना क्रिटिकल वॉइस भी अपने लिए एक्टिव रहता है। तो वहाँ पर वो अपने आप से कुछ टू मच ही एक्सपेक्ट करता है, और जो इंसान अपने आप से भी टू मच एक्सपेक्ट करता है वो एक्चुअली दूसरों से भी टू मच एक्सपेक्ट करता है, और यही HSPs की मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रगल करते हैं वर्क में भी, रिलेशनशिप में भी, कई बार तो रूटीन में भी बहुत कुछ इस तरीके का वो फेस कर रहे होते हैं। हाँ, HSPs के साथ रिलेशनशिप में रहना कई बार बहुत डिफ़िकल्ट फील होता है, क्योंकि इंसान को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अपनी वर्डिंग के लिए भी, एक्सप्रेशंस के लिए भी, वॉइस, टोनैलिटी, बिहेवियर, हर चीज़ के लिए, क्योंकि पता नहीं HSP कब किस बात को, किस क्लू को पकड़ ले। बट ऐसा नहीं है कि ये लोग बुरे होते हैं, ये लोग बस इमोशंस को ज़्यादा ही फील करते हैं और प्रोसेस करने में टाइम लगाते हैं। उसको जो शिफ्ट करना होता है, इमोशनल शिफ्ट, जो इमोशंस को रेगुलेट करना होता है, वो इनके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलम फील करते हैं। बाकी लोगों की तरह इजी इमोशनल शिफ्ट नहीं होता है, बहुत क्लैरिफिकेशन भी चाहिए होता है, ओवर एक्सप्लेन भी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कई बार चैलेंजेस ऐड कर देती हैं जब रिलेशनशिप के बारे में बात आ जाती है, स्पेशली किसी भी HSP पर्सन के साथ। अब ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में कोई कपल की कह रही हो, ये मदर डॉटर की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, वर्क प्लेस पर भी हो सकती है। तो कुछ चैलेंजेस आते हैं, पर इनकी अपनी खासियत भी होती है कि जब ये किसी की मदद करने के लिए आते हैं या किसी को अपना मान लेते हैं, तो उसके लिए जिस हद तक जाकर कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, इतना भी हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तो ये थे चैलेंजेस। अब अगर आप एक HSP हैं, वैसे मैंने ना इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक तो वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं मैंने। अब कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर है इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करना है। भाई, प्रैक्टिस इमोशनल डिटैचमेंट। आप इमोशंस को ऑब्जर्व करें, ना कि एब्जॉर्ब कर लें। डिटैच होकर कि सामने वाला अगर कुछ बात बता रहा है, अपनी कुछ खुशी, दुख, गम कुछ भी शेयर कर रहा है, तो इमोशनली डिटैच होकर ना आप उसकी बातों को सुने, उसके साथ हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, इतना इजी नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने आप को लगातार रिमाइंड कराएंगे तब ये आपके लिए पॉसिबल होने लगेगा। और अपने भी इमोशंस से डिटैच होना सीखना है। अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, हर्ट फील हो रहा है, कुछ भी ऐसे फील हो रहा है, तो वहाँ पर उसको एक्नॉलेज करते हुए कि मुझे ये इस वक्त फीलिंग आ रही है, मेरी बॉडी में इसको मैं सेंस कर पा रहा हूँ, पर इसको प्रोसेस करके मैं इसे रिलीज़ करता हूँ।
तो वहाँ पर एक जो इमोशनल डिटैचमेंट है आपके लिए, रेडिकल एक्सेप्टेंस भी यहाँ पर बहुत हेल्प करती है, और एक ऑब्जर्वर का रोल प्ले करना, और धीरे धीरे आप अपने आप को ट्रेन करेंगे ऑब्जर्वर रोल के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑब्जर्वर का रोल करना है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ काम करती है, रेडिकल एक्सेप्टेंस। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है पूर्णतया स्वीकार करना किसी भी चीज़ को, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन आप उसे रिलीज़ कर कर रियलिटी को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे इमोशनल शिफ्ट बहुत जल्दी हो जाता है। और है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि आप किसी सिचुएशन का जो मीनिंग निकाल रहे हैं, जिस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, जिस लेंस से आप देख रहे हैं, उसके अलावा थोड़ा लेंस बदल कर भी देखें। क्योंकि हम जैसा मीनिंग निकालते हैं, जैसी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं किसी सिचुएशन की, तो वैसा ही हमारे अंदर इमोशंस ट्रिगर होते हैं। तो हमें अपने इमोशंस को शिफ्ट करने के लिए उस सिचुएशन का, पर्सन का, किसी के बिहेवियर का, किसी भी चीज़ का जो हमने मीनिंग निकाला है, थोड़ा और रियलिस्टिक वे में, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उस तरीके से भी हम जब मीनिंग निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जैसा हमें लग रहा था वो हमारा इमोशनल लेंस हमें मीनिंग देने पर मजबूर कर रहा था। तो इस तरीके से आप अपने अंदर कॉग्निटिव फ्लैक्सिबिलिटी लेकर आएंगे, और फिर आराम से रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाएगा। जर्नलिंग, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स प्रोसेस को जर्नल करना, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएँ, उन पर रिफ्लेक्ट कर पाएँ कि कहाँ पर आप पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए थे उसमें, आप अपने पर्सनल मीनिंग्स देने पर आ गए थे, और आप इमोशनल रीजनिंग करने लगे थे, यानी कि फीलिंग्स को आप फैक्ट्स मानने लगे थे, क्योंकि इनमें एक जो थिंकिंग एरर होती है, जो इनको फील हो रहा था वो इनको रियलिटी लगती है। तो यहाँ पर जो एक होता है ना इमोशनल रीजनिंग डिस्टॉर्शन, ये इमोशनल रीजनिंग जो है ना, ये एक डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग है, जहाँ पर पर्सन को क्या लगता है कि फीलिंग्स फैक्ट्स की तरह हैं। तो यहाँ पर आपको ना फीलिंग्स वर्सेस फैक्ट्स पर जाना सीखना होगा, ना कि फीलिंग्स पर। फीलिंग्स ना कई बार हमें बहुत मिसगाइड करती हैं, और फीलिंग्स क्या ट्रिगर हो रही है, जैसा हम सोच रहे हैं उस हिसाब से फीलिंग्स ट्रिगर हो रही है। और क्या कर सकते हैं हम, सेंसरी रेगुलेशन, क्रिएट अ काम एनवायरनमेंट, और लिमिट ओवर स्टिमुलेशन, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि तेज़ शोर भी, चकाचौंध लाइट भी, भीड़ भाड़ भी, कुछ भी ओवर स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो अपने लिए कामिंग इन्वायरमेंट, जहाँ पर भी आप बैठ कर वर्क कर रहे हैं या किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो इन्वायरमेंट आपके लिए थोड़ा सा कामिंग हो। थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं आपको एडजस्ट करना पड़े, बट आप जब अपने लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एक कामिंग इन्वायरमेंट सेट करेंगे, तो वहाँ पर आप इतना ओवरवेलम फील नहीं करेंगे। आप आराम से जो है ना अच्छे तरीके से सुनेंगे, इमोशंस को प्रोसेस करेंगे, अपने आप को बिना ओवरवेलम फील करे एक्सप्रेस करेंगे। इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर आपको ओवर स्टिमुलेट करती है, तो आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट के लिए अपने माइंडफुल हो जाएं। जिन लोगों की कंपनी में आप हैं, वो भी समझ ही जाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। और धीरे धीरे अपना माइंड सेट करें, अपने आप को अफर्मेशंस वगैरह के थ्रू ये रीइंफोर्स करते रहें कि ये जो आपके ट्रिगर्स हैं, आप इनके लिए आप धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जो आपका ओवर स्टिमुलेशन है, और जिससे आप ट्रिगर होके आप नहीं रहते, आप थॉट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं, फिर आप रिकॉल करने लगते हैं ना, आपको डिस्कम्फर्ट होता है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और क्या करना है आपको, सोशल एंड रिलेशनशिप बाउंड्रीज, से नो विदाउट गिल्ट, ना कहना सीखिए बिना गिल्ट फील करे। सबके लिए ऐसे इमोशनली अवेलेबल होना कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। सराउंड योर सेल्फ विद अंडरस्टैंडिंग पीपल। कई बार HSPs को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, यू आर टू सेंसिटिव एंड तुम्हें तो बिल्कुल वही नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। वो कमज़ोर नहीं है, इमोशनल सेंसिटिविटी उनका एक नेचुरल ट्रेट है, उनको ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है। एक तो कुदरती भी ऐसे होते हैं लोग, और फिर लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी बना देते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने बचपन में ही उसको ऐसे रहा कि अबेंडनमेंट उसको एक्सपीरियंस हुआ, उसके लिए कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, उसके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, किसी भी तरीके का उसको कांस्टेंट रिजेक्शन मिला है, उसकी कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसके साथ चीटिंग हुई है, पता नहीं सबकी क्या स्टोरी होती है, लॉन्ग स्टोरी होती है। तो कोई इतना हाईली सेंसिटिव कैसे बना आपको नहीं पता,
उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसके कोई ट्रॉमा कैरी कर रहा है, इसलिए वो इनसिक्योर फील करता है, इसलिए वो इतना सेंसिटिव हो गया है। तो उसके अंदर बहुत सारे फियर्स, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। सो आपको उनके साथ एम्पैथाइज़ करना चाहिए जनरली, बट लोग इतना यूजुअली कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप HSP हैं तो आप ही को ये ध्यान में रखना है कि आपके आसपास के जो खास लोग हों वो ऐसे होने चाहिए, ट्रस्टवर्दी, जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करें, जो आपको समझते हों। रैंडम कैजुअली अगर आप किसी के भी साथ जेलअप करने की कोशिश करेंगे तो आप डिसअपॉइंट ही होंगे, क्योंकि मोस्टली लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे ही करेंगे। लिमिट टॉक्सिक पीपल, जो लोग हर बात पर आपकी बात सुनने की बजाय, और यार तुम्हें तो हर छोटी बात बहुत बड़ी लगती है ना, और आपको जानबूझ के ट्रिगर करते हैं या आपके ट्रिगर्स पता करके फ़ायदा उठाने लगते हैं, इस तरीके के लोगों से बिल्कुल आप लिमिट लगा लो, बाउंड्री बना लो, क्योंकि कंप्लीट कट ऑफ हर बार संभव नहीं होता है। और क्या कर सकते हैं, सेल्फ केयर एंड रिचार्जिंग। सो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, डीप ब्रीदिंग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, ऐप पर अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर करिए। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, कुदरत में जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, आप कनेक्ट होते हैं, तो आपकी नेचुरल हीलिंग होती है, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। इस तरह से एंगेज इन क्रिएटिव आउटलेट्स, किसी भी तरीके की कोई भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, टैलेंट है, चाहे वो ड्राइंग का हो, पेंटिंग का हो, कुछ भी हो, उसमें उस तरीके की क्रिएटिविटी में कोई भी आर्ट आपको आती हो उसको ज़रूर करें। इससे आपकी ना एक हीलिंग होती है, एक थेरेपी प्रोसेस होता है, क्योंकि आप उसके ज़रिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, वेंट आउट करते हो, हील करते हो अपने आप को। ऐसे ही हेल्दी स्लीप रूटीन, जितना अच्छा आपका नींद होगा उतना अच्छा आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग होगी और आप ना अपने इमोशंस पर बहुत अच्छी तरीके से काबू पाएंगे। और क्या कर सकते हैं, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी के लिए प्लान डाउन टाइम, यानी कि अपना एक ऐसा पीरियड जहाँ पर आप अपना वर्क नहीं करेंगे, एक लिमिट सेट करना, यहाँ पर टेम्परेरी आप उस वर्क को ख़त्म करेंगे, शट डाउन, एक टेम्परेरी शट डाउन प्रोसेस। क्योंकि ना जब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप टाइम लिमिटिंग भूल जाते हैं, और फिर ज़्यादा अपने आप को बर्डन करना, ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल होना आपको ओवरवेलम फील कराता है। या किसी ने भी कुछ भी बोला आपको एंड आपने बहुत ज़्यादा नाइस उसके साथ कि दूसरे को हर्ट ना हो जाए, क्योंकि आप हर्ट होने से डरते हैं तो आप बाउंड्री नहीं सेट करते हैं और आप अपने ऊपर वर्कलोड लिए जाते हैं। तो वो सब नहीं करना है, आपको एक बाउंड्री सेट करनी है। वर्क इन ए क्वाइट सेटिंग, जितना ज़्यादा आप अपना स्पेस शांत, ऐसे जो बाहर से आपको स्टिमुलेशन मिल रहे हैं शांति वाले, उतना आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उतना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आप काम रहकर करेंगे। डेलीगेट व्हेन नेसेसरी, और जब भी ज़रूरी हो तो प्लीज़ अपने आप को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, बांट दो काम, दूसरों की हेल्प लो। दूसरों की हेल्प लेने से आप कोई कमज़ोर नहीं हो जाते हैं, आप स्ट्रॉन्ग है। बेशक आप एक HSP हैं, लेकिन आप हैं तो स्ट्रॉन्ग ही ना। सब अलग होते हैं, सबकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो जो जैसा है वो वैसा ही बढ़िया है। हाँ, कुछ चीज़ों में स्टिल हमको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप खुद ऐसे हैं तो अपने आप को संभालिए, अगर आपके आसपास कोई और भी है तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको अच्छी तरीके से संभालिए। सिर्फ उसको ब्लेम शेम नहीं करना है कि वो ऐसा इंसान है, उसको स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करनी है। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में इतना ही। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपना प्यार मुझे दे दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और शेयर तो ज़रूर ही कर दो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।